दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे रोक लगा दी है। ज़ाहिर है मुझे बहुत ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं और लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये मसला है क्या। मोटा मोटा सबको मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है, इसके ज़रिए वो चंदा लेते हैं। पर क्या बात सुप्रीम कोर्ट को ख़राब लगी और गलत लगी, असंवैधानिक लगी, किस बात पे उन्होंने रोक लगाया, और सबसे बड़ी बात कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे, यानी इसके राजनीतिक असर क्या नज़र आएंगे आपको। तो देखें, एक ज़माने में हमारे यहाँ राजनीतिक पार्टियों को चंदा कुछ इस प्रकार दिया जाता था कि ना देने वाला बताता था कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। आप कहीं से भी कितना भी पैसा लाकर, कितना भी अमाउंट, कितना भी कैश लाकर आप किसी राजनीतिक पार्टी में जमा कर देते थे और उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कौन दे रहा है, फिर वो स्मगलिंग का पैसा है या ड्रग्स का पैसा है, या फिर आपने जैसे देखा कि बीच में जाकिर नाइक ने दावा किया था साहब 50 लाख रुपया तो हमने कांग्रेस को दिया। और जाकिर नाइक ये दावा तब कर रहे थे जब वो बाकायदा देश से भगोड़े डिक्लेयर हो चुके थे। जाकिर नाइक ये दावा तब कर रहे थे जब उनके नाम से बहुत ढेर सारे टेररिस्टों ने सामने आकर, आतंकवादियों ने सामने आके कहा था कि जाकिर नाइक की वीडियो से वो इंस्पायर हुए हैं, जाकिर नाइक की वीडियो देखकर वो आतंकवादी बने हैं। और ऐसे में जाकिर नाइक का बयान आता है कि सब हमने तो 50 लाख रुपया कांग्रेस को दे रखा था। और कांग्रेस को हमें मालूम है कि किस तरह उन्होंने जाकिर नाइक को शांति का दूत, मोहब्बत का देवता और तमाम चीज़ें बताई। तो एक बात हो गई कि सब आपने जाकिर नाइक से पैसे लेके इस तरह के काम किए और किसी को पता भी नहीं चला। अगर जाकिर नाइक खुद ना बताते तो ये बात कभी सामने नहीं आती। तो 2017 में उस समय जो वित्त मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी सरकार के, अरुण जेटली, वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक कानून लेकर आए और 2018 में ये बाकायदा इसके नियम बनाए गए और 18 से लागू हो गया। अब तकरीबन 6 साल हो रहे हैं इसको। इसका तरीका क्या था? पहली बात कि इसमें आप 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश पैसा किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं दे सकते। आप 20,000 से ज़्यादा देते हैं तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आप स्टेट बैंक जाएंगे। सिर्फ एक बैंक इसके लिए निर्धारित हुआ, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक जाएंगे, वहाँ पे आप बॉन्ड्स खरीदेंगे, यही इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो जब आप बॉन्ड्स खरीदेंगे, फ़र्ज़ करें कि आपको किसी एक पार्टी को, कांग्रेस को, भाजपा को, सपा को, बसपा को, किसी को, फ़र्ज़ कीजिए आपने 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया चंदा देना है, तो आप जाते हैं उस 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स स्टेट बैंक से ख़रीद लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें कुछ नहीं लिखा होता, इसमें सिर्फ ये लिखा रहता है कि ये कितने पैसे के बॉन्ड हैं। ना इसमें ये लिखा रहता है कि किसने ख़रीदा, ना इसमें ये लिखा रहता है कि इसके नाम बन रहा है, नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ये सिर्फ एक तरह से करेंसी तरह का आप समझ लें, रुपए जैसा समझ लें। तो ये बॉन्ड लेकर एक शख्स ने, माने 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम से, फ़र्ज़ करें भाजपा के नाम से खरीदे, तो उसने 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स लिए और उसको जाकर भारतीय जनता पार्टी को जमा कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी इसको स्टेट बैंक से कैश करा लेगी। तो जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, जिस शख्स ने 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदे वो स्टेट बैंक को अपना नाम देता है, पैन देता है, इनकम टैक्स अकाउंट का पूरा डिटेल देता है, और वो 1 करोड़ रुपया वो कैश नहीं देता। वो ये 1 करोड़ रुपया या जितना भी 50 लाख या जितना भी पैसा है उसको वो अकाउंट के ज़रिए, चेक के ज़रिए, बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए स्टेट बैंक को पेमेंट करता है। यानी स्टेट बैंक, आप स्टेट बैंक की निगाह में आ गए, अब आयकर विभाग की निगाह में आ गए, भारत सरकार की निगाह में आ गए, और भारत सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि आप कौन हैं, आपका पैसा। अब जाहिर सी बात है अगर वो पैसा आपके अकाउंट में है तो फिर उस पैसे पे आयकर की नज़र तो पहले से है। अगर वो पैसा अकाउंट में है तो जाहिर सी बात है आप उस पर इनकम टैक्स भी अदा कर चुके हैं। अगर वो पैसा आपके अकाउंट में है जिसको आपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है, तो जाहिर सी बात है आप उसका स्रोत भी बता चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी वो काला पैसा नहीं हो सकता, वो प्योर वाइट मनी है, सफ़ेद पैसा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत इसमें ये आई, तो माना ये गया था जब अरुण जेटली ने इस कानून को 2017 के बजट में पेश किया था, तो उन्होंने कहा था कि साहब इससे एक गोपनीयता ख़त्म हो जाएगी कि किसने पैसा दिया नहीं मालूम, वो पैसा कहाँ से आया नहीं मालूम, कैश का जो ट्रांजैक्शन है, कैश का लेन देन है, ये ख़त्म हो जाएगा। हमें अपराधियों का, स्मगलर्स का, ड्रग डीलर्स का और जो ब्लैक मनी, जो काला पैसा है, ये राजनीति में आना बंद हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर काला पैसा राजनीति में आना बंद होगा तो डेफिनेटली राजनीति तो साफ़ ही होगी ना। लेकिन इस कानून में एक पेच रह गया, और ये पेच ये था कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो राजनीतिक दल चंदा प्राप्त कर रहे थे, उन्हें तो पता होता था कि उनको चंदा कौन दे रहा है,
परंतु ये बात वो बताने के लिए बाध्य नहीं थे। यानी अगर मानिए भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी और पार्टी ने फ़र्ज़ करें अडानी से, अंबानी से, टाटा से, बिरला से मानिए 200 करोड़ रुपए लिए, तो तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि जो वो फिर अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, वो स्टेट बैंक जाएंगे, वो 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदेंगे और वो 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स लाके बीजेपी को दे देंगे। अब वो बीजेपी ने उसको कैश करा लिया, उसे 200 करोड़ रुपए मिल गए, उसे मालूम है कि मुझे पैसा टाटा ने दिया, कि बिरला ने दिया, कि अडानी ने दिया, कि अंबानी ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जनता को ये बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसे ये पैसे किसने दिए। जब अरुण जेटली ने ये कानून लॉन्च किया था तो उन्होंने कहा था कि साहब ये सुधारों की तरफ पहला कदम है, हम काला पैसा आना रोक रहे हैं और आगे चल के हम इसमें ये सुधार लाएंगे कि जनता को भी पता चले कि ये पैसा किसने किसको कितना दिया। लेकिन आज धीरे धीरे 6 साल हो गए हैं और वो सुधार नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि साहब अगर जनता आपको वोट देती है, जनता आपकी सरकार बनाती है, जनता आपको चुनती है, तो जनता को ही जानने का हक है कि आपको किस कंपनी से, किस व्यक्ति से, किस कॉरपोरेट से कितना पैसा मिला। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास पूरा जाहिर है कि पूरा बही खाता उन्हीं के पास है, उन्हीं से बॉन्ड्स खरीदी गए और वो बॉन्ड्स जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिए जाते हैं तो कैश होने के लिए फिर स्टेट बैंक में ही जाते हैं। तो उन्होंने स्टेट बैंक को आदेश दिया है कि आप अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, किसने किसको कितना पैसा कब दिया, ये सब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग को दे दें। और चुनाव आयोग को ये आदेश दिया है कि 13 मार्च तक ये पूरा ब्यौरा आप अपनी वेबसाइट पर छाप दें, जिससे लोगों को पता चले कि पिछले 6 साल में किस पार्टी को कितना चंदा मिला और ये कहाँ से मिला और कैसे मिला, जिसमें लोगों को ये भी अंदाज़ा लगाने में आसानी हो कि साहब आपने फ़लाँ पार्टी से इतना पैसा लिया और फिर आपने ये नीति बनाई, ये कानून बनाया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ़लाँ आदमी से पैसा लेके ऐसे कानून बना रहे हैं कि फ़लाँ आदमी को इससे या फ़लाँ कंपनी को इससे फ़ायदा हो सके। तो बहरहाल ये 13 मार्च तक हमारे पास पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो हमारे पास पिक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी कुछ पैसा बाकायदा नॉन सोर्स है, यानी कि फ़ला आदमी ने पैसा दिया, एकदम ओपन पैसा, ओपनली दिया गया है, और कुछ पैसा गुमनाम तरीके से दिया गया है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी आपको कुछ नहीं बताती। तो ये जो गुमनाम फंड लोगों को आ रहा है, आपको ज़रा इसको समझें, ये सबसे ज़्यादा गुमनाम पैसा किस पार्टी ने लिया है पिछले 6 साल में, वो है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी को अगर 100 रुपये मिले हैं तो उसमें 100 रुपये में 97 पैसे यानी करीब 97%, 97% पैसा उन्होंने गुमनाम स्रोत के नाम पे लिया है। ये साहब हम नहीं बता पाएंगे हमने ये पैसा किससे लिया। नंबर 1 पे टीएमसी है, नंबर 2 पे कांग्रेस है जो कि करीब 72% उनका जो पैसा है वो गुमनाम स्रोतों से आया है। नंबर 3 पे भारतीय जनता पार्टी है जिसका 60.5 करीब 61% पैसा गुमनाम स्रोतों से आया है। तो इसमें दो राय नहीं कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है तो सबसे ज़्यादा चंदा उनको आया है, लेकिन जो चंदा आया है उनके पास उसका 60% गुमनाम तरीके से आया है। लेकिन वहीं कांग्रेस का 72% और ममता बनर्जी का 97%, कम्युनिस्टों का 49% करीब करीब आधा, और शरद पवार का 20% पैसा गुमनाम तरीके से आया है। बहरहाल आगे आते हैं, इसमें आप देखें एक और जो फिगर मैं समझता हूं कि आपके सामने आनी चाहिए, जो पैसे आ रहे हैं इन 6 वर्षों में, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उनके पास तकरीबन 57%, जैसे मतलब जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया उसका 57%, 57% पैसा सिर्फ भाजपा को जाता है। उस मतलब आप सोचिए कि उस सत्ता में है, जाहिर सी बात है, तो उनको 57% पैसा सिर्फ बीजेपी को पिछले 6 साल में दिया गया। और जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उन्हें जहाँ 57% मिल रहा है उनको मुश्किल से 9-10% पैसा मिलता है। तो एक बात होती है कि साहब आप सत्ता में हैं इसलिए आपको 57% मिल रहा है, और कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए उसको 9-10% पैसा मिल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तब ये गैप इतना ज़्यादा नहीं था।
जब कांग्रेस सत्ता में थे तो उसको टोटल जो पॉलिटिकल डोनेशन था उसका 42% मिलता था और भाजपा को 35%, यानी तब ये फासला केवल 7% का था। यानी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी सत्ताधारी कांग्रेस से केवल 7%, केवल 7% कम पैसे पा रही थी। आज जब भाजपा सत्ता में है तो भाजपा जो सत्ता में है और कांग्रेस जो विपक्ष में है, इन दोनों का फासला तकरीबन 47%, करीब करीब आधा हो। मतलब आप मान लें कि 57% उन्हें मिल रहा है और 10% इनको मिल रहा है, तो करीब 47% का फासला हो गया। यानी भाजपा को विपक्ष में रहते हुए भी बहुत पैसे मिल रहे थे जो कि कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ये कंपनीज हैं, जो बिजनेस क्लास है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसका कांग्रेस पे, देखिए भाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कंपनीज पैसा क्यों देती हैं? क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं। अगर कांग्रेस को मिलने वाला पैसा सत्ता में भी कम हो रहा था और विपक्ष में इतना कम हो गया, तो दिखाता है कि जो बिजनेस क्लास है वो कांग्रेस के ऊपर उसका यकीन कम हो रहा है, खो रहा है। एक चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि साहब टीएमसी को इतना पैसा मिला, उसमें मैं एक फिगर भूल गया। डीएमके, स्टालिन की जो तमिलनाडु में पार्टी है, उनका भी जो पैसा आया है, उनका 90% पैसा गुमनाम स्रोतों से है। तो ये कुछ फिगर्स थी सामने। आप देखें 13 मार्च तक चीज़ें सामने आ जाएंगी। 13 मार्च तक वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन डाल देगा कि किस पार्टी ने किससे कितना पैसा लिया, और तब यकीनन कुछ बहुत दिलचस्प बातें होंगी। जाहिर है सत्ताधारी दल पे सबसे ज़्यादा आरोप लगेंगे कि आपने इनसे पैसे लिए, इनसे पैसे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे आपने लिए। लेकिन आप सोच के देखें कि अडानी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी, अगर ये पता चलता है 13 मार्च को कि वो अडानी से डोनेशन और पैसे भी ले रही थी, तो उनकी राजनीति का क्या होगा?